हम अपने लेक्चर की आगे की सीरीज़ में आज कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। दरअसल कार्ल मार्क्स पूरे राजनीति विज्ञान में एक ऐसा विचारक या इस विचारक ने एक ऐसी विचारधारा की शुरुआत की जिसने राजनीति में उथल पुथल मचा दी। अब तक जो राजनीति राज्य के आसपास घूम रही थी, अब तक जो राजनीति व्यक्ति के आसपास घूम रही थी, अब वो राजनीति राज्य और व्यक्ति के संबंधों से भी बाहर निकलेगी और एक व्यवहारिक पक्ष पे ध्यान देगी। व्यवहारिक मतलब कि अब मार्क्स के आने के बाद राजनीति विज्ञान में पहली बात तो एक ऐसी परिस्थिति ये आएगी कि अब आपको बहुत सारे ऐसे अलग अलग शब्द सुनने को मिलेंगे जिसके बारे में पहले आपको समझना होगा। तब जाके पहले तो आप शब्द का मतलब समझेंगे, तब जाके उस शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है ये समझेंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको अब यहाँ से अपना माइंडसेट बदलना होगा। जब आप मार्क्स को पढ़ें, जब आप मार्क्सवादियों को पढ़ें, तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए इस रूप में कि अब राजनीति सिर्फ बातों में नहीं पढ़ी जाएगी, अब राजनीति को थोड़ा व्यवहार में पढ़ना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात कि अब यहीं से आपकी राजनीति में जहाँ से मार्क्स की एंट्री होती है वहीं से राजनीति में अर्थ की, आर्थिक की बात शुरू हो जाती है। हालांकि शुरू में कुछ उदारवादियों ने या फिर यूं कहें तो लॉक जैसे विचारकों ने श्रम के मूल्य का सिद्धांत देकर हल्का सा आर्थिक पक्ष को टच किया था, लेकिन सिर्फ आर्थिक पक्ष को राजनीति मान लेना या ये मान लेना कि राजनीति अंततः आर्थिक शोषण का कारण है, ये सिर्फ मार्क्स की शुरुआत थी। दरअसल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई। और मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में प्रशिया के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। प्रशिया के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। लेकिन मार्क्स जो है अपना आधा से ज़्यादा या यूँ कहें तो जो खास जीवन काल है उसको मार्क्स ने बिताया था कहाँ? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि मार्क्स जो था वो इधर जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी से लेके फ्रांस तक सफ़र किया, लेकिन मार्क्स ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही समाजवाद की तरफ वो आकर्षित हो चुका था। यानी समाजवाद जैसी जो विचारधारा आप पढ़ते हैं वो मार्क्स के राजनीति में आने से पहले ही थी। तो मार्क्स अपने विद्यार्थी जीवन में समाजवाद जैसी विचारधाराओं से जब प्रभावित था तो उस समय उसके जो समकालीन लीडर थे, नेता थे या यूँ कहें कि राजनीति में प्रमुख लोग थे, उन्होंने उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया या यूँ कहें तो उसको अपने लिए घातक समझा और इसलिए मार्क्स को जर्मनी और फ्रांस में स्वीकारा नहीं गया, जहाँ दोनों जगहों से मार्क्स को भाग करके इंग्लैंड ब्रिटेन में जाके रहना पड़ा। ध्यान रहे इंग्लैंड ब्रिटेन वही वो जगह है जिसे उदारवाद के लिए जाना जाता है, जिसकी अपनी पूरी विचारधारा में मार्क्स आलोचना करेगा, बुराई करेगा। माना जाता है कि मार्क्स ने अपना तो कोई सिद्धांत ही नहीं दिया, मार्क्स की पूरी विचारधारा सिर्फ उदारवाद और पूंजीवाद की आलोचना में ही बीत गई। लेकिन वही मार्क्स कभी ये भी नहीं भूल पाया या भुला पाया, ना हम भुला पाएंगे कि उसको जगह ब्रिटेन इंग्लैंड जैसी जगहों पे मिली जहां उदारवाद पूंजीवाद जैसी खुली जगहें थीं, जहां स्वतंत्रता की बात होती थी, जहां वो आसानी से रह सका, उनका विरोध करने के बाद भी अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर सका। वो मार्क्स कभी इस बात को भी नहीं भूल पाया। तो आपको मार्क्स पढ़ना है। दरअसल मार्क्स के जीवन से ज़्यादा पढ़ने से आपको मार्क्स की जो विचारधारा मार्क्सवाद है उसको पढ़ने से आती है, जिसको मार्क्स ने कभी नहीं स्वीकारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन मार्क्सवाद की विचारधारा को कभी नहीं स्वीकारा, या इनमें से कौन कहता है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, तो वो खुद मार्क्स कहता है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। बड़ा अलग विरोधाभास वाला क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया पेपर में इसको पूछा जाता है। ये सब मैंने आपको पहले इसलिए समझा दे रही हूँ क्योंकि एक ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप कभी किताबों में या पढ़ते समय आप जनरली नहीं पढ़ने को पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये मिल जाते हैं कि कौन जिस तरह आप गांधी को पढ़ते हैं ना कि गांधीवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं है। गांधी जी ने कहा था गांधीवाद जैसी कोई विचारधारा ही नहीं है, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। उसी तरह मार्क्स ने भी कहा था कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ।
तो मार्क्स के बारे में यही था। मार्क्स ने बहुत प्रमुख किताबें लिखी। मार्क्स ने राजनीति विज्ञान में क्रांति ला दी। मार्क्स ने राजनीति विज्ञान में एक पंथ का निर्माण कर दिया। यहीं के बाद मार्क्स के द्वारा जब मार्क्सवाद जैसी विचारधाराओं का जन्म हुआ तो अलग अलग फिर विचारक इससे प्रेरित होके आज तक भी मार्क्सवादी हुए, फिर उसके बाद नव मार्क्सवादी हुए। इस तरह से आपको अपने LTTPT में प्रमुखतः मार्क्स को, लेनिन को और संभवतः थोड़ा बहुत ग्रामसी जैसे विचारकों को पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मार्क्स को मैं यहाँ अच्छे से पढ़ा देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे इससे भी ज़्यादा मार्क्स आपको मार्क्सवाद में समझ में आएंगे जब हम लोग विचारधारा का लेक्चर बनाएंगे। मार्क्सवाद की अगर प्रमुख किताबों को देखा जाए तो सबसे प्रमुख तो आप दास कैपिटल नाम याद रख लीजिए। मार्क्सवाद की सबसे ब्रांडेड किताब दास कैपिटल। दूसरी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसको मार्क्स ने 1848 में लिखा था, ये मार्क्स की दूसरी प्रमुख किताब है। तीसरी किताब पूछी जाती है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में मार्क्स ने लिखी थी। चौथी किताब है थीसिस ऑन फ्यूरबाख। थीसिस ऑन फ्यूरबाख जिसे मार्क्स ने 1845 में लिखा था। फिर एक किताब है मार्क्स का इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्यूस्क्रिप्ट। इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्यूस्क्रिप्ट जिसे पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। एक ऐसी किताब है जिसे पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। आगे और भी जब हम लोग पढ़ते चलेंगे कि मार्क्स की रचनाएं प्रमुख मिल जाएंगी। मार्क्स की जो रचनाएं हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसे मार्क्स के जीवित रहने से ज़्यादा मार्क्स की मृत्यु के बाद उसका संकलन किया गया। दरअसल पहले ही जान लीजिए कि मार्क्स का बेस्ट फ्रेंड, सहपाठी या सबसे करीबी जो था, जिसे आप एंगल्स के नाम से जानते हैं, और मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर द जर्मन आइडियोलॉजी नामक किताब लिखी थी, जिसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी किताब मार्क्स और उसके मित्र एंगल्स ने मिलकर लिखी थी। तो वो किताब थी द जर्मन आइडियोलॉजी, लेकिन इसे एंगल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद संकलित किया था, यानी पब्लिश किया था। लिखा दोनों ने मिलके था। लेकिन दास कैपिटल, मैन्यूस्क्रिप्ट, कम्युनिस्ट सबसे ज़्यादा तो दास कैपिटल पूछी जाती है, तो दास कैपिटल के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि दास कैपिटल एक ऐसी किताब है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब किताबें मार्क्स की ग्रंथ माने जाते हैं। ये सब किताबें ऐसे हैं कि जिनको पढ़े बिना कोई मार्क्सवादी नहीं हो सकता है। तो मार्क्स के विचारों का जो, चलिए अब आगे देखते हैं कि मार्क्स को विचार देने का दार्शनिक आधार कहाँ से मिला था, किससे किसे प्रभावित होकर मार्क्स ने विचार दिया था। तो मार्क्स तो सबसे पहले आप जानते हैं एक क्वेश्चन कि मार्क्स हीगल से प्रभावित था। हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन से प्रभावित था। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे का तैसा उसने अपना लिया, उसको उसने अपने समय स्थिति के हिसाब से अपनाया, उसको हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा आप देखेंगे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था। वर्ग संघर्ष शब्द का जो विचार था उसको मार्क्स ने ऑगस्टीन थियरी से लिया था। ऑगस्टीन थियरी से प्रभावित होकर मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का विचार लिया था। फिर तीसरी चीज आप देखेंगे कि मार्क्स जो था उसने लाक जैसे उदारवादी, जिसकी वो इतनी आलोचना करता है, लाक के द्वारा दिए गए श्रम का मूल्य सिद्धांत लाक के द्वारा दिया गया था, जिसे बाद में एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे विचारकों ने पूंजीवाद का आधार माना, उससे मार्क्स बहुत प्रभावित था। इंग्लैंड का जो परंपरागत अर्थशास्त्रियों द्वारा श्रम के मूल्य का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें माना जाता था कि जब आप किसी प्राकृतिक वस्तु के साथ अपना श्रम लगा देते हैं तो आप उसको मूल्यवान बनाकर उसके मालिक हो जाते हैं। फिर मार्क्स अपने भौतिकवादी जो विचार थे उसको हॉलबैक नामक विचारकों से लिया था। मार्क्स के अगर मूल विचार को देख लिया जाए कि मूल मार्क्स का विचार क्या था, पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर बाकी एक एक शब्दों को हम समझा देंगे। अन्यथा आपको मैंने कहा ना, मार्क्स जो है मार्क्सवाद में ज़्यादा समझ में आएंगे। यहाँ इन पे ज़्यादा समय लगाने के बजाय हम लोग उधर विचारधारा में लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ मैं इतना तो आधार आपका बना ही दूंगी कि वहाँ विचारधारा आपके सर से ऊपर नहीं जाएगी। मार्क्स के मूल विचार में आप देखेंगे तो मार्क्स ने सबसे पहली बार
मार्क्स ने सबसे पहली बार समाज को आर्थिक रूप से देखा। सबसे पहली बार जिस समाज को राजनीतिक रूप से अब तक देखा जा रहा था, जहां देखा जा रहा था कि कैसे व्यक्ति से समाज बने, कैसे समाज से राज्य बने, इस अब पहली बार कोई ऐसा विचारक आया जिसने समाज को आर्थिक चश्मा लगाकर देखा, और देखा भी तो ऐसे कि उन्होंने आर्थिक आधार पर 2 वर्ग बना दिया। ध्यान रहे, 2 वर्ग बना दिया। कोई जाति नहीं बनाया, कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं बनाया, कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं क्रिएट की, बल्कि 2 वर्ग बना दिया। मार्क्स के सिद्धांत का जो मूल आधार एकदम जड़ है, उसको एक शब्द में समझ लीजिए, वो आर्थिक नियतिवाद है। आर्थिक नियतिवाद ही मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज के विकास एवं क्रांति का विश्लेषण किया था। जिस समाज को मार्क्स ने आर्थिक यानी पैसे की नज़र से देखा और देखकर 2 भागों में बांट दिया, 2 वर्ग बना दिया, उसी 2 वर्ग के बीच की क्रांति या विकास को ही मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कह दिया। और तीसरी बात, पहली बार देखिए, एक तो हीगल था जिसने राजनीति को पहली बार इतिहास की नज़र से देखने की कोशिश की थी, और दूसरा आपको सबसे पहले बहुत व्यवस्थित ढंग से मार्क्स मिलेगा जिसे माना जाता है जिसने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया था। जैसे हीगल ने पहली बार राजनीति का ऐतिहासिक विश्लेषण किया था, उसी तरह मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। मार्क्स ने वर्तमान में रहते हुए अपने से पीछे के इतिहास को देखा और साबित कराया कि कैसे इतिहास में आर्थिक विश्लेषण, कैसे इतिहास में जो कुछ भी निर्धारित हुआ था उसमें आर्थिकी का कितना बड़ा योगदान था। मार्क्स के विचार का मूल उद्देश्य जो था, माना जाता है कि मार्क्स ने नया कुछ किया ही नहीं सिवाय पूंजीवाद की आलोचना करने से। तो मार्क्स की पूरी विचारधारा में आपको सिर्फ एक बात कॉमन मिलेगी, और वो ये है, उनका उद्देश्य जो था पूंजीवाद का आलोचना करना। हालांकि उन्होंने पूंजीवाद का कोई ऑप्शन नहीं बताया, लेकिन आलोचना भरपूर की। मार्क्स का उद्देश्य था एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। वही वर्ग जिसे मार्क्स ने अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा था। मार्क्स चाहता था कि ये वर्ग हो ही ना, इन्हीं के बीच संघर्ष करा के, इनका विकास करा के वर्ग विहीन और राज्य विहीन संस्था समाज की स्थापना हो। राज्य विहीन इसलिए क्योंकि राज्य तो जो था वो उदारवादियों या पूंजीवादियों का चोंचला था, जिसे मार्क्स बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ऐसे समाज, मार्क्स कहता था कि ऐसा समाज जो वर्ग विहीन होगा, जो राज्य विहीन होगा, उस समाज में सभी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सभी व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी, किस अवस्था में? तो मार्क्सवाद की अवस्था में। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होगा, क्योंकि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय और कुछ नहीं बल्कि विवशता का अंत है। विवशता का अंत है कि मतलब है कि मजबूरी का अंत हो, यानी मजदूर जो हो वो मजबूर ना हो, इसी को विवशता का अंत कहेंगे। और दूसरी बात, मार्क्स एक समाजवादी हैं। आप जानते हैं समाजवाद क्या है, आपने क्लास में पढ़ रखा है, हम आगे और बढ़िया से पढ़ेंगे विचारधारा में। लेकिन समाजवाद के नाम से एक क्वेश्चन आता है कि पहला समाजवादी कौन था, या क्या मार्क्स को समाजवाद का पिता माना जाता है? तो जी नहीं, शब्द पकड़िएगा। समाजवाद का पिता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ये ऐसे विचारक हैं, रॉबर्ट ओवन जैसे विचारक, सेंट साइमन रॉबर्ट ओवन, जिन्हें कल्पनालोकी समाजवाद कहा जाता है। जब तक समाजवाद इनके हाथ में था तब तक सपने में था, कल्पना में था। मार्क्स ने इनसे समाजवाद लिया, लेकर के उसे व्यवहार में लागू करके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद बना दिया। ज्यों ही मार्क्स ने समाजवाद के साथ वैज्ञानिक समाजवाद यानी व्यवहारिक परीक्षण करके इस्तेमाल कर दिया, त्यों ही समाजवाद का पिता तो रॉबर्ट ओवन हो गया, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद का पिता मार्क्स हो गया। तो वैज्ञानिक समाजवाद का पिता जब क्वेश्चन पूछे तो आपको मार्क्स मारना है, लेकिन समाजवाद का क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन में आपको रॉबर्ट ओवन खोजना है। अगर वो नहीं मिले तो सेंट साइमन या फूरियर जैसे विचारकों को आपको खोजना है। मार्क्स, आपको पहले मैंने बता दिया, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहा था। मार्क्स ने
क्वेश्चन पूछता है कि किस किताब में मार्क्स ने खुद को वैज्ञानिक समाजवादी कहा था। तो मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अपने आप को वैज्ञानिक समाजवादी कहा था, और सिर्फ अपने आप को ही नहीं वैज्ञानिक समाजवादी कहा, बल्कि अपने से पहले वाले जितने समाजवादी थे उनको कल्पनालोकी समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी कहा। दरअसल यूटोपिया प्लेटो के ज़माने का एक ऐसा शब्द है, यूटोपिया प्लेटो के ज़माने का एक ऐसा शब्द है जिसको टॉमस मूर ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रहे कि यूटोपिया शब्द पहली बार किसने दिया था। ये शब्दों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में आपको क्लियर कर ही देती हूँ। तो टॉमस मूर नामक विचारक ने यूटोपिया का शब्द का पहला प्रयोग किया था। और यूटोपिया हर जगह लगा दिया जाता है जहाँ कुछ कल्पना की जाती है, जहाँ कुछ सपना देखा जाता है, जिसका व्यवहार में कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, सिर्फ कल्पना की दुनिया में अस्तित्व होता है। तो यूटोपियन समाज, प्लेटो के समय यूटोपियन समाज की कल्पना की गई थी। तो मार्क्स ऐसे समाजवादियों को, जो मार्क्स से पहले समाजवादी थे, जिन्होंने समाजवाद को कल्पना में, सपने में रखा था, व्यवहार में इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, उनको यूटोपियन समाजवादी या काल्पनिक समाजवादी या कल्पनालोकीय समाजवादी कहा था। ठीक है, जिसमें से सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, जिसमें से पिता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ठीक है, तो समाजवाद के बारे में आप जानते हैं कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज या समुदाय को महत्व देती है, जो कहती है समुदाय का नियंत्रण और बंधुत्व की बात करती है, समुदाय को प्राथमिकता देती है, मतलब जिसके मूल में है समाजवाद। जैसे एक शब्द में अगर आप समझिए समाजवाद को, तो आपको जानना होगा कि समाजवाद का जो मूल है, जो जड़ है, वो है समानता। जिस तरह उदारवाद का मूल और जड़ है स्वतंत्रता, उसी तरह समाजवाद का मूल है समानता। बस इतने से समझ जाइए। तो आपको आगे बढ़ते हुए मैं अगर आपको समझाऊं तो वैज्ञानिक मार्क्स जो था, जिसने कल्पनालोकी समाजवादी कहा था बाकियों को, तो मार्क्स को सीएम जोड ने कहा था कि मार्क्स वास्तविक रूप से समाजवाद का पिता है। ये कथन सीएम जोड का है कि मार्क्स वास्तविक रूप से समाजवाद का पिता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद कर दिया था, समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कर दिया था। अब देखिए, मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति ली, लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति को जस का तस नहीं लिया। मार्क्स के 2-3 शब्द हैं जिसे आपको पढ़ना है। एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ना है, दूसरा आपको आर्थिक नीतिवाद पढ़ना है, तीसरा आपको वर्ग संघर्ष पढ़ना है, चौथा आपको जानना है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व क्या होता है, पांचवा आपको जानना है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है जिसकी वजह से मार्क्स को पहला इतिहास की आर्थिक व्याख्या करना कहा जाता है। तो अगर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मैं आपको 2 शब्दों में समझाऊं तो बस इतना समझ लीजिए कि हीगल ने जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, तो हीगल ने उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल विचार विवेक को माना, जबकि हीगल और मार्क्स में अंतर था कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विचार जैसी बातों को न मानकर पदार्थ जैसी बातों को महत्व दिया था। मतलब हीगल का मूल तत्व चेतना था, लेकिन मार्क्स का मूल तत्व भौतिक था। भौतिक वो सब कुछ होता है जो इस दुनिया में आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ भौतिक कहलाता है। इस दुनिया की चीज़ों को भौतिक और उस दुनिया की चीज़ों को आध्यात्मिक। दरअसल भौतिक शब्द आने पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, भौतिक क्या है? भौतिक वो सब कुछ जो भी व्यवहार में आपके सामने है। लेकिन हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति का मूल चेतना था, लेकिन मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति का मूल भौतिक था। मार्क्स ने कहा था कि मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को सिर के बल खड़ा कर दिया, और वो अभी भी वैसे खड़ा है, सिर के बल यानी उल्टा कर दिया। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, जिसमें हीगल ने वाद प्रतिवाद और संवाद की बात की थी, वाद प्रतिवाद और संवाद की बात की थी, उसी को मार्क्स ने जस का तस स्वीकार करके कहा कि जो वाद है वो पूंजीवाद है, जो प्रतिवाद है वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व है। यानी पूंजीवाद
और सर्वाहारा वर्ग का अधिनायक तत्व के बीच में जब संघर्ष होगा तो संवाद के रूप में साम्यवाद की स्थापना होगी। साम्यवाद यानी सौम्य अवस्था, नॉर्मल अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें हर कोई अपनी अपनी क्षमता अनुसार प्राप्त करेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये था मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है, हालांकि इससे ज़्यादा इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने से भी बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आगे की तरफ देखा जाए तो मार्क्स ने नाम क्या दिया, द्वंद्वात्मक पद्धति, जो द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल ने दी थी उसका नाम मार्क्स ने बदल दिया। हीगल ने पद्धति दी थी, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कर दिया, क्योंकि उसके मूल में भौतिक था तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो कंफ्यूजन मत करिएगा जब क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन में पूछेगा द्वंद्वात्मक सिद्धांत या द्वंद्वात्मक पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो आपको लगाना है हीगल। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जनक कौन है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मानने वाला कौन है, तो आपको लगाना है मार्क्स। यानी द्वंद्वात्मक के साथ जब भौतिक शब्द लग जाएगा तो आपको मार्क्स पे जाना पड़ेगा। उसके बाद एक नया शब्द आपको मिलेगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ध्यान दीजिएगा, ये भौतिकवाद मार्क्स के विचार में मिलता रहेगा, मार्क्स व्यवहार में रहेगा। मार्क्स तो यहाँ तक कहता है ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। तो सोचिएगा मार्क्स कितना इस दुनिया का प्राणी है, उस दुनिया से जिसका बिल्कुल संबंध नहीं है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, यानी द्वंद्वात्मक में भौतिक का मूल महत्व दिया। यहाँ ऐतिहासिक भौतिकवाद है, यानी इतिहास में ये भौतिक को महत्व देगा। पहली बार इतिहास की आर्थिक व्याख्या किसने की थी? आर्थिक व्याख्या मार्क्स ने। और इतिहास की आर्थिक व्याख्या करने को ही मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा गया। मार्क्स ने भौतिकवाद का विश्लेषण किया और कहा इतिहास निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण करते हुए इतिहास के चार से पांच अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं, जो कि बहुत क्वेश्चन में सेट करने के लिए पूछा जाता है। और वो क्या है उसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि जिस तरह सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी हॉब्स लॉक रूसो ने जो प्राकृतिक अधिकार की बात की थी, जिसके बाद समझौता करा के राज्य का निर्माण कराया था। जिस तरह आपने राज्य के जब सिद्धांत पढ़ रहे थे, राज्य के तत्व, राज्य का निर्माण कैसे कैसे हुआ, तो उसमें आपने पढ़ा ना कैसे राज्य रोमन साम्राज्य से, सामंती साम्राज्य से निकल करके और जाके इधर राष्ट्र राज्य तक की जो संकल्पना, जिसमें आप 4-5 लाइन से पढ़ते थे, जिसको मैंने आपको टेस्ट में कई बार रटवाया था कि आपको शुरू कहाँ से करना है, लास्ट राष्ट्र राज्य तक आपको ले जाना है। उसी तरह मार्क्स ने भी 4-5 चरण बताए कि कैसे मार्क्स के राज्य का निर्माण होगा, यानी कैसे मार्क्स के साम्यवाद का निर्माण हुआ है। उसका इतिहास से आज तक का प्रूफ देता है मार्क्स। अब चूंकि मार्क्स राज्य का तो निर्माण किया नहीं था, मार्क्स ने साम्यवाद का निर्माण किया था। ये सारे शब्द बड़ा कंफ्यूज करते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे विचारधारा में। यहाँ आप समझ लीजिए, साम्यवाद यानी जहाँ लोगों में संघर्ष नहीं रहेगा, लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं रह जाएगा, यानी कोई अमीर गरीब जैसी कल्पना नहीं रह जाएगी। मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण करते हुए इतिहास की जो 5 अवस्था बताई, सबसे पहली उस अवस्था उसने आदिम साम्यवाद की बताई। जहां शब्द साम्यवाद लग जाएगा वहां समझिएगा कि मार्क्स की नज़र से बहुत अच्छा था जो कुछ भी था। जहां साम्यवाद नहीं है, जहां बुर्जुआवाद है, जहां पूंजीवाद है, वहां मार्क्स की नज़र में गड़बड़ है। तो आदिम साम्यवाद, सबसे पहले मार्क्स ने कहा कि इतिहास में कभी जब मानव सभ्यता शुरू हुई तो सबसे पहले आदिम साम्यवाद था। आदिम माने आदि मानव, और वो भी साम्यवादी थे। दूसरा युग आया दास युग का, फिर लोग धीरे धीरे दास युग में आ गए। तीसरा युग आया सामंतवादी युग का, और चौथा युग आया पूंजीवादी युग का। और पूंजीवादी युग में जब वर्ग संघर्ष हुआ तो 5वां युग फिर से आ गया साम्यवाद का। इस बार साम्यवाद आया, ना कि आदिम साम्यवाद, क्योंकि लोग अब आदिमानव तो रह नहीं गए। ये चरण की सेटिंग पूछी जाती है नीचे 1, 2, 3, 4 लगा करके कि इसमें से मार्क्स ने इतिहास की जो आर्थिक विश्लेषण किया था उसका क्रम बताइए। तो आप रट लीजिए, सबसे पहले साम्यवाद और सबसे लास्ट में साम्यवाद। लेकिन अंतर है, सबसे पहले वाले साम्यवाद में आदिम साम्यवाद रहेगा, लास्ट वाले में खाली साम्यवाद। पहला तो ये ट्रिक है। आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंत युग, पूंजीवाद युग, साम्यवाद। आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंत युग, पूंजीवाद युग, साम्यवाद। आदिम साम्यवाद
दास युग, सामंत युग, पूंजीवाद युग और साम्यवाद। इसको आप मुंह से बोलिए, 4-5 बार में रट डालिए। मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। उसके इतिहास की व्याख्या विकासवादी थी और नीतिवादी थी। उसने ऐतिहासिक व्याख्या विकासवादी के रूप में, या यूं कहें कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था उसके पहले की अवस्था को प्रगतिशील माना। इतिहास उसके अनुसार इतिहास का विश्लेषण नहीं बल्कि परिवर्तन मूल उद्देश्य है। उसने थ्योरी या प्रैक्सिस का विचार मार्क्स के विचार में पाया जाता है। मार्क्स ने कहा अभी तक तो विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की है, आवश्यकता इसे बदलने की है। ये बड़ा फेमस मार्क्स का कथन है कि मार्क्स ने कहा था बहुत हो चुका सिद्धांतों का निर्माण, बहुत हो चुकी अच्छी अच्छी बातें, अब बातों को अप्लाई करने की बारी है। यानी जितनी करनी थी लोगों ने अच्छी बातें कर ली हैं, अब बातें बहुत हो गई हैं, अब काम करने की बारी है। अब कोई नया निर्माण ना करके इस पे अप्लाई किया जाए। तो उसी को मार्क्स ने कहा कि विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की है, आवश्यकता इसे बदलने की है। और ये विचार उसने फ्यूरबाख में लिखा था। तीसरी चीज आपको मिलती है अलगाववाद का सिद्धांत। अलगाववाद का जो सिद्धांत था उसको मार्क्स के अनुसार अलगाव को उसने कई रूप में देखा। उन्होंने देखा उत्पादन से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, समाज से अलगाव, स्वयं से अलगाव। ये उत्पादन वगैरह शब्द इसलिए आ जा रहा है क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि मार्क्स ने राजनीति को आर्थिक इकोनॉमिक दृष्टि से देखा था, जिसमें उत्पादन की बात करेगा, वर्ग की बात करेगा और पूंजीवादी वर्ग। यानी वो कहता है, देखिए 2-3 शब्द हैं जिसको आप यहीं समझ लीजिए, बुर्जुआ वर्ग और एक आएगा सर्वहारा वर्ग और उसके बाद एक शब्द मिलेगा आपको वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष तो हम समझा देंगे, पहले इन दोनों शब्दों को समझिए। बुर्जुआ वर्ग यानी जो बुर्जुआ वर्ग से समझ में क्या आ रहा है, जो बुजुर्ग हो, ऐसा था नहीं लेकिन ये समझाने के लिए है, जो बुजुर्ग हो। और बुजुर्ग लोग यानी यूं कहें जो वयस्क हों, यानी बच्चों से ज़्यादा पैसा उनके पास रहता है। दरअसल बुर्जुआ वर्ग जो पूंजीवादी थे, उसमें जो अमीर थे उनको मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा, और जो मजदूर थे, उनकी कंपनी में काम करने वाले थे, उनको मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग कहा। और मार्क्स ने इन्हीं 2 वर्गों की कल्पना की। मैंने आपको पहले बताया कि मार्क्स ने राजनीति में को आर्थिक दृष्टि से देखकर 2 वर्ग बनाया। 2 वर्ग यानी 2 जाति बनाई, 2 समाज बनाया। एक वर्ग था पूंजीपति वर्गों का जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा, दूसरा वर्ग था मजदूर वर्गों का जिसे सर्वहारा वर्ग कहा। और मार्क्स ने कहा ये बुर्जुआ वर्ग जब अति शोषण करेगा तो सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, क्रांति करके बुर्जुआ वर्ग को खत्म करके साम्यवाद की स्थापना करेगा। जब वो साम्यवाद की स्थापना करेगा, इसी को मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो कहा था। तो अगर हम मार्क्स के बारे में आगे देखें तो मार्क्स का जो आर्थिक नीतिवाद तो हम सिद्धांत में समझा देंगे। मार्क्स का वर्ग संघर्ष आपको समझा देते हैं। सबसे पहले मार्क्स के वर्ग का मतलब क्या था। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के जो साधन थे तथा समाज में जो वर्गों का निर्माण होता है, उत्पादन के साधनों द्वारा ही समाज में वर्गों का निर्माण होता है, यही मार्क्स का कथन था। उन्होंने कहा जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन यानी कुछ बनाना, कुछ पैदा करना, निर्माण करना, उसी उत्पादन के साधनों के द्वारा ही समाज में वर्ग का निर्माण होता है, क्योंकि उत्पादन के साधन समान हैसियत वाले समूहों का निर्माण करते हैं। समाज में आर्थिक आधार पर 2 वर्ग थे, आर्थिक आधार पर एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा, जिसे अभी मैंने आपको बताया। और मार्क्स ने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसका कथन है? यह मार्क्स का कथन है। मार्क्स ने कहा अभी तक का जो इतिहास है वही यही इन्हीं दोनों वर्गों के बीच का जो झगड़ा है, जो संघर्ष है, उसका इतिहास है। मार्क्स ने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक चेतना के बीच जो संबंध स्थापित किया, उसमें मार्क्स ने कहा कि मनुष्य सामाजिक संबंधों का जाल होता है। यानी इसका मतलब मार्क्स ने समाज को माना। मार्क्स ने कहा मनुष्य सामाजिक संबंधों का जाल होता है। वर्ग संघर्ष के विकास का मूल कारण क्या था? समाज के केवल को 2 वर्गों में बांट करके मार्क्स ने दोनों वर्गों को अर्थ से पैसे से जोड़ दिया और दोनों कहा कि दोनों वर्गों के जो संबंध हैं कभी दोस्ती वाले नहीं होंगे, विरोधाभासी होंगे, उल्टे होंगे। क्योंकि मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील है, यानी इतिहास निरंतर प्रगति पर है। इतिहास की हर अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज़्यादा आगे है।
मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद अवस्था पिछली अवस्था से अधिक बेहतर अवस्था है, क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों का तीव्र विकास हुआ। इतना तो मार्क्स ने माना, लेकिन मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद के जो पश्चात आने वाली व्यवस्था है, जो जिसे मार्क्स ने साम्यवाद कहा, वो साम्यवाद क्रांति का मूल कारण भौतिक है। तो इस तरह मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बारे में, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस इतना जानिए उन्होंने समाज को दो वर्गों में बांट दिया। आधार था आर्थिक आधार, एक बुर्जुआ दूसरा सर्वहारा। इससे ज़्यादा आपको विचारधारा में समझ में आएगा। यहाँ खींचने से आप मार्क्स की मेन चीज़ों को छोड़ देंगे। मार्क्स का राज्य कैसा होगा, तो मार्क्स राज्य जैसी संस्था को कभी मानेगा नहीं, क्योंकि राज्य कहेगा कि राज्य तो पूंजीवादी या उदारवादियों के चोचले हैं। राज्य वर्ग यंत्र है, राज्य शोषण का यंत्र है। शोषण का यंत्र, राज्य को शोषण का यंत्र किसने कहा? मार्क्सवाद ने, मार्क्स ने कहा राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। राज्य की उत्पत्ति समाज के विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज के सिर्फ एक वर्ग जो है, जिसे पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआ वर्ग कहेंगे, उसके विकास के लिए हुई है। मार्क्स ने कहा कि मार्क्स की रचनाओं में जो आर्थिक नीतिवाद दिखाई देते हैं, उसमें राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता सिद्धांत की बात कही जाती है। अब मार्क्स ने जो सर्वहारा वर्ग की बात की थी, उसको मार्क्स ने अराजकतावाद या संशोधनवाद से अलग बताया था। मार्क्स ने पहली बार बहुमत का अधिनायक तत्व का अल्पमत पर होगा, बहुमत का अधिनायकत्व अल्पमत पर होगा, यह बात कही थी। मार्क्स ने इस अवस्था को समाजवादी अवस्था की संज्ञा दी थी। सर्वहारा वर्ग का मतलब यही था, उसका उद्देश्य यही था कि उस राज्य में बचे खुचे पूंजी तत्वों का विनाश करना और भविष्य की साम्यवादी अवस्था का मार्ग स्थापित करना। मार्क्स की जो साम्यवादी अवस्था थी वो कैसी थी, तो मार्क्स को राज्य के बारे में एंगल्स का जो कथन है, 2-3 स्टेटमेंट में पूछा जाता है। कथन आता है कि हंसिया एवं हथौड़े की भांति राज्य अजायब घर में चला जाएगा, अजायब जहाँ मिलेगा ही नहीं। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये एंगल्स का है। हंसिया एवं हथौड़े की भांति राज्य अजायब घर में चला जाएगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा। ये किसने कहा? लोग लगा देते हैं मार्क्स को, लेकिन मार्क्स ने कहा था राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है, राज्य शोषण का यंत्र है, लेकिन राज्य ने ये नहीं कहा राज्य विलुप्त हो जाएगा। मार्क्स ने ये कथन मार्क्स के दोस्त एंगल्स का है कि राज्य विलुप्त हो जाएगा। मार्क्स ने ये कहा था कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन अवस्था ही साम्यवादी अवस्था है, यानी मार्क्स के जो साम्यवादी अवस्था है उसमें वर्ग भी नहीं होगा और राज्य भी नहीं होगा। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु प्राप्त करेगा। तो इस तरह मार्क्स की ऐसी विचारधाराओं के साथ आपको मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं उसको देखने को मिलते हैं। फिर मार्क्स ने विकासवादी, आगे चल के बहुत सारे मार्क्सवादी होंगे जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और फिर आगे चल के आप एक फेबियनवाद पढ़ते हैं, जिसको कभी कभी लोग मार्क्स से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम और आगे आपको क्लियर करेंगे। यहाँ मार्क्स के बारे में आप अगर देखें कि मार्क्स की आलोचना किसने की थी, तो मार्क्स की आलोचना मिखाइल बाकुनिन जैसे विचारकों ने की थी। एडवर्ड बर्नस्टीन ने उसको संशोधनवादी, जिसे संशोधनवादी कहा जाता, वो मार्क्स के मित्र था, लेकिन मार्क्स के विचारों को संशोधित कर दिया था, जैसे का तैसा नहीं अपनाया था। तो मार्क्स की अगर फिर से मैं आपको रचनाएं याद दिलाऊं, जिसका यहाँ सिर्फ एक मकसद था कि आपको मार्क्स की सारी किताबें पता हो जो पूछी जाती हैं। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द होली फैमिली, ये सब किताबें हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जिसमें से दास कैपिटल के बारे में अगर कहा जाता है तो मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण इसी में था, दास कैपिटल में, जिसका निर्माण 1867 में हुआ था। द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये दो किताबों में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, यानी जब पहले फिलॉसफी है वो किताब प्रूधो ने लिखी है, लेकिन जिसमें पहले पॉवर्टी है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वो किताब मार्क्स ने लिखा है। तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स की रचना है। फिर आप देखेंगे द सिविल वॉर इन फ्रांस, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किताब को मार्क्स का या मार्क्स की किस रचना को
बाइबिल या कुरान की तरह पवित्र माना जाता है। मार्क्स की किस किताब को मार्क्सवाद का बाइबिल या कुरान कहा जाता है? तो वो किताब है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को मार्क्स का बाइबिल या कुरान कहा जाता है। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन एलटी आयोग से पूछा जाता है, जब पूछा जाता है कि मार्क्स ने अपने मित्र के साथ मिलकर कौन कौन सी किताब लिखी थी, तो आपको 3 किताब याद रखनी है। एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरा द जर्मन आइडियोलॉजी और द होली फैमिली। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली। लेकिन कभी भी अगर ऑप्शन में इनमें से कोई 2 मिल गया, दोनों ऑप्शन में मिल गया, तब आप क्या करेंगे? अगर दोनों के लिए आंसर है तब तो ठीक, लेकिन एक ही लगाना है तो आप हमेशा द जर्मन आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रमुखता देंगे, जिसे मार्क्स ने अपने मित्र के साथ मिलकर लिखा था। आगे चल के आपको मार्क्सवादियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आप लेनिन को पढ़ेंगे, स्टालिन को पढ़ेंगे, ख्रुश्चेव को पढ़ेंगे, रोजा लग्जमबर्ग को आप नहीं पढ़ेंगे, माओ को पढ़ेंगे हल्का फुल्का, ब्रेजनेव, बुखारिन, कार्ल काउटस्की, फ्रेडरिक एंगल्स। पीजीटी वाले तो यहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन टीजीटी वालों को इतना पढ़ना नहीं है। तो अगला लेक्चर हम लोग ग्रामसी पे बनाएंगे, उसके बाद नंबर आएगा लेनिन का। धन्यवाद।